हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का यह 13वां अध्याय है साइंस का, हम बीमार क्यों होते हैं। तो चलिए हम इस अध्याय में बीमारी के बारे में पढ़ेंगे और उसके कारण क्या होते हैं, हम बीमार आखिरकार कैसे पड़ते हैं। उन सारे कारणों को हम देखेंगे, उनके जो उपाय हैं, हमें बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसे हम बचते हैं, इत्यादि बातों को हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा गया है कि क्रियाकलाप में है कि हमने लातूर, भुंज, कश्मीर आदि में आए भूकंप अथवा तटवर्ती भाग को प्रभावित करने वाले चक्रवात के विषय में सुना है। आप यह कल्पना करें कि इनके जैसी कितनी संभावित आपदाओं से लोगों का स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होगा यदि ये हमारे आसपास घटित हों। इन आपदाओं के वास्तव में घटने के समय हमारे ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। आपदा घटित होने के पश्चात कितने समय तक विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होती रहेगी। पहली स्थिति में आपदा के समय स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ते हैं तथा दूसरी स्थिति में आपदा के पश्चात स्वास्थ्य संबंधी कौन कौन सी समस्याएं होगी। देखिए, इस क्रियाकलाप के दौरान हमें यह अनुभव होता है कि मानव समुदाय में स्वास्थ्य एवं रोग एक जटिल समस्या है, जिसके लिए एक दूसरे से संबंधित अनेक कारक उत्तरदायी हैं। यह जो है, आप जानते भी हैं कि अगर आपको कोई बीमारी हो रही है या आप बीमार पड़ रहे हैं, इसके लिए आप क्या है, अनेक कारक उत्तरदायी भी होते हैं। आपका स्वास्थ्य ही जो है आपका धन होता है, ये आप जानते हैं। इसके कारण जो है बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो कारक हैं उसके, तो इससे बहुत सारी बीमारियां अगर हो रही हैं तो आपके स्वास्थ्य को क्या करता है, प्रभावित करता है। और आपका जो भी स्वास्थ्य संबंधी बीमारी है और स्वास्थ्य संबंधी जो भी आपको जटिल प्रक्रियाओं से गुजरनी पड़ती है, जटिल प्रक्रिया से होती है, उन सारे भागों को देखें तो हम यह देखते हैं कि क्या हमें स्वस्थ रहना चाहिए और इन सारी जो जटिल प्रक्रियाएं हैं उनका निवारण करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें। देखिए, आगे लिखा गया कि हम यह भी अनुभव करते हैं कि स्वास्थ्य और रोग का अर्थ स्वयं में बहुत जटिल है। क्या है, स्वास्थ्य और रोग में क्या है, अर्थ स्वयं में बहुत ही जटिल है। जब हम पूछते हैं कि बीमारियों में क्या कारण है और इसका रोकथाम कैसे होगी, और तो हमें इन अवधारणाओं के अर्थ जानने होंगे। हम इन अवधारणाओं के अर्थ जानेंगे, कौन बीमारी है और इनके स्वस्थ होने की प्रक्रियाएं क्या हैं। हम जानते हैं कि कोशिकाएं सजीवों की मौलिक इकाई होती है। हम जानते हैं कि कोशिका क्या है, हमारे सजीव जो भी हैं उसके मौलिक इकाई हैं। कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया और तथा लिपिड आदि से बने होते हैं। ये बहुत ही बार पूछा जाता है कि कोशिका के जो विभिन्न प्रकार हैं रासायनिक पदार्थ कौन कौन से हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और लिपिड आदि से जो कोशिका के जो हैं विभिन्न प्रकार बने होते हैं। यद्यपि चित्र में ये स्थिर प्रतीत होती है, लेकिन इसमें काफ़ी सक्रियताएं पाई जाती है। चित्र में देखते हैं तो स्थिर, लेकिन इसमें काफ़ी सक्रियताएं पाई जाती है। इसके अंदर कुछ ना कुछ क्रियाएं सदैव होती रहती है। कोशिकाएं एक स्थान से दूसरे स्थान की को गतिशील रहती है। यहाँ तक कि जिन कोशिकाओं में गति नहीं होती है उनमें भी कुछ ना कुछ मरम्मत का कार्य चलता रहता है। नई नई कोशिकाएं बनती रहती, जो भी आपको गति नहीं हो रहा है उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ कार्य चलता रहता है, उसका मरम्मत होते रहता है। नई नई कोशिकाएं क्या होती, बनती रहती है। हमारे अंगों अथवा ऊतकों में बहुत सी विशिष्ट क्रियाएं चलती रहती है, जैसे हृदय धड़कता है, फेफड़े सांस लेते हैं, वृक्क में निस्पंदन द्वारा मूत्र बनता है और मस्तिष्क सोचता है। ये सारे क्रियाएं हैं जो हमारे अंगों में चलते रहते हैं। ये विशिष्ट क्रियाएं जो हैं ऊतकों में से बहुत सी विशिष्ट क्रियाएं चलता रहता है। जैसे क्या क्या है, तो हृदय धड़कना,
फेफड़े जो है सांस लेते हैं। विक्र में स्पंदन द्वारा क्या करता है, मूत्र बाहर निकलता है, बनता है और मस्तिष्क सोचता है। ये सारे क्रियाएं क्या हैं, ये सभी जो क्रियाएं हैं परस्पर संबंधित है। ये सारे क्रियाएं चलते रहते हैं। उदाहरणतः एक विक्र में निस्पंदन न हो तो क्या होता है, विषैले पदार्थ हमारे शरीर में एकत्र हो जाते हैं। इन परिस्थितियों में मस्तिष्क उचित प्रकार से नहीं सोच सकेगा और मूत्र जो है अगर निस्पंदन नहीं होगा तो क्या होगा, मतलब विक्र में निस्पंदन अगर नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, विषैला पदार्थ जो है वो जमा होगा और जैसे ही जमा होगा तो मस्तिष्क जो है उचित जो कार्य कर रहा है वो कार्य करने या सोचने की शक्ति क्या होगी, कम हो जाएगी, नहीं सोच पाएगा। इन सभी पारस्परिक क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा तथा कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है। ये कच्चे पदार्थ हमारे शरीर को बाहर से प्राप्त होते हैं। अर्थात कोशिकाओं तथा ऊतकों को कार्य करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और हमको जो भी ये आवश्यकता कार्य करने के लिए वो कहाँ से मिलता है, तो भोजन से मिलता है। भोजन हमें बाहर से मिलती है। ऐसा कोई भी कारक जो कोशिकाओं एवं ऊतकों को उचित प्रकार से कार्य करने से रोकता है वह हमारे शरीर की समुचित क्रिया में कमी का कारण होगा। अगर कोई भी आपका जैसे किडनी जिसको विक्र बोलते हैं, कोई भी कारक जो है आपको इस कारण से रोक रहा है, कोई भी कोशिका जो है उचित प्रकार से कार्य करने से रोक रहा है, तो क्या होता है, हमारे शरीर को समुचित क्रिया में कमी का कारक बन सकता है, कारण हो सकता है। उपरोक्त में से सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर हम स्वास्थ्य तथा रोग की अवधारणाओं को समझेंगे। देखिए, पहला है स्वास्थ्य तथा इसका बिगड़ना। क्या है स्वास्थ्य का महत्व, तो सार्थकता। हम सभी ने स्वास्थ्य शब्द को सुना है तथा इस शब्द का प्रयोग हम पढ़ाया करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि मेरी दादी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। हमारे अध्यापक भी इस शब्द का प्रयोग करते हैं जब कहते हैं कि आपकी अभिव्यक्ति स्वस्थ नहीं है। इस स्वास्थ्य का शब्द का अर्थ क्या है, एक है स्वस्थ और एक है स्वास्थ्य। तो यहाँ पर क्या है, बीमारी आपको दिख रहा है जो बीमार है, और अभिव्यक्ति जो है स्वस्थ नहीं है, मतलब आपके जो बोल रहे हैं, जो आपकी बोलने की प्रक्रियाएं हैं, आप अपनी बात कह रहे हैं, वो जो है सही नहीं है, कुछ उसमें लग रहा है कि नहीं, सही नहीं बोल रहा है, तो यही स्वस्थ है, मतलब बीमार। यहाँ पर बीमार और जो स्वस्थ है, यहाँ पर इसकी तुलना की गई है। आगे है, यदि हम इस विषय पर विचार करें तो हमें बोध होगा कि इसका अर्थ क्या होता है, अच्छा रहने से है, मतलब अच्छा रहने से होता है। हम इस अच्छापन का अर्थ जो है प्रणाली कार्य करना, मतलब जो सही ढंग से कार्य कर रहा है, सोच सकते हैं। मतलब दादी स्वस्थ है, मतलब सही ढंग से उसका कार्य जो है सभी प्रणाली काम कर रहे हैं, अच्छे से सब कुछ काम चल रहा है। हमारी दादी के लिए बाजार जाना अथवा पास पड़ोस में जाने योग्य होना अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रतीक है। यदि वे ये करने योग्य नहीं हैं तो हम कह सकते हैं कि उनका स्वास्थ्य क्या है, अच्छा नहीं है। जब आपकी रुचि कक्षा में पढ़ने की है तो हम कह सकते हैं कि आपकी अभिवृत्ति क्या है, ठीक है। यदि पढ़ने की रुचि नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं, आपकी अभिवृत्ति स्वस्थ नहीं है। अतः स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके। ये आप समझ गए होंगे, स्वास्थ्य क्या है, तो वो अवस्था है जो जिसमें आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से भी, समाज के कार्य के समुचित क्षमता द्वारा भी इस काम को जो है उचित प्रकार से आप कर रहे हैं, यही क्या है, स्वास्थ्य है। अब देखिए, अगला है कि व्यक्तिगत तथा सामुदायिक समस्याएं दोनों ही स्वास्थ्य को क्या करती है, प्रभावित करती है। व्यक्तिगत हो या सामुदायिक समस्या हो, ये दोनों ही स्वास्थ्य को क्या करता है, प्रभावित करता है। आगे लिखा क्या है, तो स्वास्थ्य किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक जीवन क्षमता की पूर्ण रूपेण समन्वित स्थिति है। तो कोई भी व्यक्ति इसे स्वयं की पूर्ण रूपेण नहीं कर सकता, मतलब ये जो है पूर्ण रूपेण जो है समन्वयित स्थिति है और इसमें जो है कोई भी व्यक्ति स्वयं को पूर्ण रूपेण प्राप्त नहीं कर सकता। सभी जीवों का स्वास्थ्य उसके पास पड़ोस अथवा उसके आसपास के पर्यावरण पर आधारित होता है। पर्यावरण में भौतिक कारक आते हैं, जैसे कि क्या होता है, तो चक्रवात, आप
जो होता है चक्रवात क्या है? उदाहरण के लिए चक्रवात हमारे शरीर को अनेक प्रकार से प्रभावित करता है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि हम जो है यह मानव समाज में उस ये इससे भी महत्वपूर्ण क्या होता है कि मानव समाज में रहता है। अतः हमारा सामाजिक पर्यावरण जो है हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। हम गाँव, कस्बे, शहर अथवा शहरों में रहते हैं। ऐसे स्थानों पर हमारे भौतिक पर्यावरण का निर्धारण सामाजिक पर्यावरण द्वारा ही होता है। जो हम वहाँ पर जैसा आपका समाज है, उस आधार पर जो है आपका पर्यावरण होता है। देखिए सोचिए कि कूड़ा करकट उठाने वाली एजेंसी कचरे का निपटारा न करे तो क्या होगा? सोचिए यदि नालियाँ साफ ना हो तो क्या होगा? यदि काफ़ी मात्रा में कूड़ा करकट गलियों में फेंका जाता है अथवा खुले नाले के रुके हुए पानी में स्थिर पड़ा रहता है तो खराब स्वास्थ्य की संभावनाएं बढ़ जाती है। अतः सामुदायिक स्वच्छता व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सामुदायिक जो स्वच्छता है वो व्यक्तिगत रूप से क्या स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्रियाकलाप में है कि पता करें कि आपके स्थानीय प्राधिकरण, पंचायत, नगर में स्वस्थ जल की आपूर्ति के लिए क्या उपाय किए हैं। क्या आपने मोहल्ले में सभी निवासियों को स्वस्थ जल प्राप्त हो रहा है। दूसरा है कि क्रियाकलाप में पता करें कि आपका स्वास्थ्य प्राधिकरण आपके मोहल्ले में उत्पन्न कचरे का निपटारा करता है, कैसे करता है और क्या प्राधिकरण द्वारा किए गए उपाय पर्याप्त हैं। यदि नहीं है तो सुधार के लिए क्या क्या सुझाव देंगे और आप अपने घर के दैनिक और साप्ताहिक उत्पन्न होने वाले कचरे को कम करने के लिए क्या करते हैं, क्या करेंगे। आगे लिखा गया है स्वास्थ्य के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। इस भोजन को प्राप्त करने के लिए हमें काम करना पड़ता है। इसके लिए हमें काम करने के लिए अवसर खोजने पड़ते हैं। अच्छी आर्थिक परिस्थितियां तथा कार्य की अभिव्यक्ति स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है। स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रसन्न रहना आवश्यक है। यदि किसी से हमारा व्यवहार ठीक नहीं है तो एक दूसरे से डर हो तो हम प्रसन्न तथा स्वस्थ नहीं रह सकते। इसीलिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए क्या है? सामाजिक समानता बहुत आवश्यक है। हम इसी प्रकार सोच सकते हैं कि अनेक सामुदायिक समस्याएं हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती है। अगला स्वस्थ रहने तथा रोग मुक्त में स्वस्थ रहने और रोग मुक्त में क्या अंतर है उसको हम पढ़ेंगे। लिखा गया है कि यदि हम इसे स्वास्थ्य समझते हैं तो रोग अथवा व्याधि क्या है। अब अंग्रेजी शब्द जो होता है, अंग्रेजी का शब्द यह है डिस प्लस बेस, मतलब स्वयं को परिभाषित करता है, मतलब बाधित, आराम। रोग का दूसरा अर्थ है असुविधा। यद्यपि इस शब्द के अर्थ का प्रयोग बहुत सीमित है और यह जो है शब्द है असुविधा, इसका शब्द क्या है? बहुत ही सीमित है। हम रोग के विषय में तब बात करते हैं जब हमें असुविधा के विशिष्ट कारण का पता होता है। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि हम इसका सही तथा अंतिम उत्तर जानें। हम बिना कारण जाने यह कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति प्रवाहिका से ग्रस्त है। हम यह सरलता से पाते हैं कि बिना किसी विशेष रोग के भी आप स्वस्थ हो सकते हैं। केवल कोई रोग न होने का अर्थ यह नहीं कि आप स्वस्थ हैं। नर्तक के रूप के लिए अच्छे स्वास्थ्य का अर्थ है कि वह शिष्टतापूर्वक अपने शरीर द्वारा विषम परिस्थितियों की मुद्रा अभिव्यक्ति कर सके। कोई भी अगर नर्तक है तो वह स्वस्थ अगर है तो वह विभिन्न परिस्थितियों में अपनी मुद्राएं जो हैं कर सकता है, अभिव्यक्त करे। संगीतकार के लिए इसका अर्थ है कि वह लंबा श्वास ले सके और जिससे कि वह अपनी बांसुरी में स्वर को नियंत्रित कर सके। हमें अपने विशिष्ट क्षमता को प्राप्त करने का अवसर भी वास्तविक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इस प्रकार हम किसी रोग के लक्षणों की अभिव्यक्ति के बिना भी अस्वस्थ हो सकते हैं। यही कारण है कि जब हम स्वास्थ्य के विषय में सोचते हैं हम समाज तथा समुदाय के विषय में सोचते हैं और रोग के विषय में सोचते समय हम सिर्फ अपने बारे में विचार करते हैं। यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर स्वास्थ्य के लिए आप सोच रहे हैं तो समाज समुदाय के लिए सोचते हैं, रोग के लिए है तो आप खुद के लिए सोचते हैं। ये दो अंतर आप याद रखेंगे।
देखिए यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है कि अच्छे स्वास्थ्य की दो आवश्यकता स्थितियाँ बताने के लिए कहता है। अच्छे स्वास्थ्य मतलब आपका अच्छा स्वास्थ्य है तो आप भौतिक रूप से, आप सामाजिक रूप से, आप मानसिक रूप से, ये तीनों जो हैं, और संतुलित आहार आप क्या ले रहे हैं, और आर्थिक स्थिति या कार्य, ये क्या है, अच्छे स्वास्थ्य की स्थिति है। रोग मुक्त की कोई दो आवश्यक परिस्थितियाँ आपको बताने के लिए कहता है तो व्यक्तिगत तथा घरेलू व्यवस्था हो सकता है रोग मुक्त के लिए, या सामुदायिक व्यवस्था जो कि कूड़ा करकट जो आपके आसपास है वो कैसे निपटान उसका हो रहा है, ये जो है उन परिस्थितियाँ आप बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन है, क्या उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर एक जैसे हैं अथवा भिन्न भिन्न हैं? क्या है, तो हाँ, दोनों प्रश्नों के उत्तर क्या है, कुछ एक ही जैसे हैं, क्योंकि इसमें जो है आप देखेंगे तो अच्छा स्वास्थ्य होगा तो क्या होंगे, हम रोग मुक्त होंगे। और अतः हम कह भी सकते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य में रोग मुक्त रहने के लिए क्या, तो हमें ये सारे रिक्तियाँ जो हैं समान आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि मानसिक, भौतिक, शारीरिक, आर्थिक, ये सारे स्वास्थ्य जो हैं आपको होने जरूरी हैं। ये अगर हैं तो आप रोग मुक्त रहते हैं। अब देखिए रोग तथा इसके कारण। रोग किस तरह से के दिखाई देते हैं? आओ यहाँ पर है, आओ रोग के विषय में हम अधिक सोचें। पहले यह कि हमें कैसे पता लगता है कि हमें कोई रोग है, अर्थात कैसे पता चलता है कि शरीर में कुछ दोष है। हमने छठे अध्याय में पढ़ा है कि हमारे शरीर के अनेक ऊतक होते हैं। ये ऊतक हमारे शरीर की क्रियाएं, तंत्रों तथा अंग तंत्रों को बनाते हैं, जो शरीर के विभिन्न कार्यों को संपादित करते हैं। हर अंग तंत्र का अपना एक विशेष अंग होता है जिसका एक विशेष कार्य होता है। जैसे कि पाचन तंत्र में आमाशय तथा आंत्र होते हैं, हम जो हमारे द्वारा खाए गए भोजन को पचाते हैं। और पेशियां तथा अस्थियां से बनी पेशी कंकाल तंत्र हमारे शरीर को संभालता है और शरीर की गति में सहायता करता है। जब कोई रोग होता है तब शरीर के एक अवस्था जब कोई अगर रोग हो रहा है तो तब शरीर के एक अथवा अनेक अंगों एवं तंत्रों में क्रियाएं अथवा संरचना में खराबी परिलक्षित होने लगती है। ये बदलाव मतलब जो परिवर्तन हो रहा है रोग के लक्षण दर्शाते हैं। रोग के लक्षण हमें खराबी का संकेत देते हैं। इस प्रकार सिर दर्द, खांसी, दस्त, किसी घाव में पस मतलब मवाद आना, ये सभी क्या हैं, रोग के लक्षण हैं। इन लक्षणों से किसी न किसी रोग का पता लगता है, लेकिन इनसे यह नहीं पता चलता है कि कौन सा रोग है। उदाहरण के लिए सिर दर्द का कारण जो है परीक्षा का भय अथवा मस्तिष्क का वरण जो होता है होना हो सकता है। दर्जनों बीमारी जो है विभिन्न बीमारियों में से एक हो सकता है जो सिर दर्द आपको हो रहा है, खांसी हो रहा है इत्यादि। रोग के चिन्ह वह हैं जिन्हें चिकित्सक लक्षणों के आधार पर देखते हैं। लक्षण किसी विशेष रोग के बारे में सुरक्षित संकेत देते हैं। चिकित्सक क्या करता है, रोग के सही कारण को जानने के लिए प्रयोगशाला में कुछ परीक्षण भी करवा सकता है। अब आगे है तीव्र या प्रचंड तथा दीर्घकालिक रोग या बीमारी। रोग को अभिव्यक्ति जो है भिन्न भिन्न हो सकती है और कई कारकों पर निर्भर करती है। इनमें सबसे स्पष्ट कारक जिसमें रोग का पता चलता है वह है अवधि। कुछ रोगों की अवधि कम होती है जिन्हें तीव्र रोग कहते हैं। जो तीव्र रोग होता है वो किसकी है, उसकी अवधि कम होती है। हम सभी ने अनुभव किया है कि खांसी जुकाम बहुत कम अवधि तक होता है, कम होता है इसका खांसी जुकाम, बहुत 1-2 दिन होगा ख़त्म। इसको हम तीव्र रोग कहते हैं। और अन्य ऐसे रोग होते हैं जो लंबी अवधि अथवा जीवन पर्यंत रहते हैं। ऐसे रोगों को दीर्घकालिक रोग कहते हैं। और इसका एक उदाहरण है, क्या है, एलिफेंटाइटिस अथवा फील पाँव रोग। यह भारत के कुछ क्षेत्रों में बहुत ही आम है। यहाँ पर क्रियाकलाप में बताया भी गया है कि निम्न पता करने के लिए कहते हैं आसपास के पर्यावरण का अवलोकन करेंगे, जो आसपास के पर्यावलोकन करेंगे, और कुछ 3 महीने के कितने लोग तीव्र रोग से ग्रसित हैं, और जो कितने लोग जो हैं पिछले 3 महीने से दीर्घकाल रोग से ग्रसित हैं। अपने पास के कुछ लोगों के दीर्घकाल रोग से पीड़ित हैं, किन कौन रोग से वो पीड़ित हैं, ये सारे जो हैं आप पता करने के लिए कहता है आसपास के। आगे है कि दीर्घकालिक रोग तथा अस्वस्थता।
जैसा कि हम कल्पना कर सकते हैं कि तीव्र तथा दीर्घकालिक रोगों के हमारे स्वास्थ्य पर भिन्न भिन्न प्रभाव होते हैं। कोई भी रोग जो हमारे शरीर के लिए किसी भी भाग के कार्य को प्रभावित करता है, तो वह हमारे सामान्य स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि सामान्य स्वास्थ्य के लिए शरीर के सभी अंगों का समुचित कार्य करना क्या है, आवश्यक है। लेकिन तीव्र रोग जो बहुत कम समय तक रहता है, उसे सामान्य स्वास्थ्य को प्रभावित करने का सही समय नहीं मिलता। लेकिन दीर्घकालिक रोग क्या होते हैं, बहुत ही हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, क्योंकि उनका समय ज़्यादा है और तीव्र रोग का कम है। उदाहरण के लिए देखेंगे तो उदाहरणतः खांसी जुकाम के विषय में सोचो, जो हमें जो है हमको सभी को प्रायः होता रहता है। हम में से अधिकांश लगभग 1 सप्ताह में क्या होते हैं, ठीक हो जाते हैं और हमारे स्वास्थ्य पर कोई विशेष कुप्रभाव नहीं पड़ता। खांसी जुकाम के कारण हमारा वजन भी कम नहीं होता, हमारी सांस भी नहीं फूलती, हम सदैव थकान भी महसूस नहीं करते। लेकिन यदि हम दीर्घकालिक रोग जैसे कि फेफड़ों के क्षय रोग, जिसको टीबी बोलते हैं, से संक्रमित हो जाएं, तो कई वर्षों तक बीमारी होने के कारण वजन कम हो जाता है और हम जो है हर समय थकान महसूस करते हैं। यदि हम तीव्र रोग से पीड़ित हैं, तो आप कुछ दिनों के लिए विद्यालय नहीं जा सकते हैं। लेकिन यदि दीर्घकालिक रोग से अगर पीड़ित हो जाते हैं, तो क्या होता है, हमें स्कूल में पढ़ाई को समझने में कठिनाई होगी और हमारे सही सीखने की जो क्षमता है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। अर्थात हम काफ़ी समय तक अस्वस्थ रह सकते हैं। इसीलिए दीर्घकालिक रोग तीव्र रोग की अपेक्षा लोगों के स्वास्थ्य पर लंबे समय तक विपरीत प्रभाव बनाए रखता है। आगे है रोग के कारक क्या हैं। तो रोग के क्या कारण हैं। जब हम रोग के कारण के विषय में सोचते हैं, तब हमें यह याद रखना चाहिए कि इस कारण के बहुत से स्तर हैं। आओ एक उदाहरण लें। यदि कोई छोटा बच्चा पतले दस्त लूज मोशन से ग्रस्त है, तो हम कह सकते हैं कि इसका कारण क्या, वायरस है। इसलिए रोग का तात्कालिक कारण वायरस है। लेकिन अगला प्रश्न उठता है कि वायरस कहाँ से आता है। मान लो तो हमें पता लगता है कि वायरस दूषित जल के पीने से आता है, लेकिन अन्य बच्चों ने भी तो दूषित जल पिया है। तब इसका क्या कारण है कि एक बच्चे को ही दस्त लग गया और दूसरे को नहीं। इसका एक कारण यह हो सकता है कि बच्चा स्वस्थ न हो, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, ऐसा संभव हुआ कि जब यह बच्चा वायरस के संपर्क में आता है तो वह बीमार हो जाता है, जबकि अन्य बच्चे नहीं होते। अब प्रश्न उठता है कि बच्चा स्वस्थ क्यों नहीं है। शायद बच्चे का जो पोषण जो है ठीक ना हो और यह पर्याप्त भोजन नहीं करता हो। अतः पर्याप्त पोषण का ना होना ही रोग का दूसरा कारण है। जो आप पोषण ले रहे हैं वो अगर नहीं है, तो आपको अनेक बीमारी होती है। और पर्याप्त जो होता है, बच्चा का पर्याप्त पोषण क्यों नहीं पाता, तो शायद बच्चे के माता पिता क्या है, गरीब हो। यह भी संभव है कि बच्चे में आनुवंशिक भिन्नता हो, जो वायरस के संपर्क में आने पर पतले दस्त से प्रभावित होता है। केवल कुछ आनुवंशिक भिन्नता अथवा कम पोषण भी बिना वायरस के पतले दस्त नहीं उत्पन्न कर सकते, लेकिन ये भी रोग के कारण में सहयोगी बनते हैं। बच्चों के लिए साफ पानी उपलब्ध क्यों नहीं था। शायद जहाँ बच्चे का परिवार रहता है वहाँ क्या है, वहाँ पर खराब लोक सेवाओं के कारण साफ पानी उपलब्ध ना हो। इस प्रकार पानी तथा लोक सेवाओं की अनुपलब्धता बच्चे के बीमारी का तीसरा स्तर के कारण है। इस प्रकार अब यह स्पष्ट हो गया है कि सभी रोगों के तात्कालिक कारण तथा सहायक कारण होते हैं। क्या होते हैं, तात्कालिक कारण भी होते हैं और सहायक कारण भी होते हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार के रोग होने के एक नहीं बल्कि बहुत से कारण होते हैं। अब हम पढ़ेंगे संक्रामक और असंक्रामक कारक के बारे में हम पढ़ेंगे। हमने देखा कि जब कभी भी रोग के कारण के विषय में सोचें, तो लोक स्वास्थ्य तथा समुदाय स्वास्थ्य
संबंधी कारकों को ध्यान में रखना आवश्यक है। हम इस विषय में और चर्चा करते हैं। रोग के तात्कालिक कारणों के विषय में सोचना अच्छा है, क्योंकि ये दोनों भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। रोग के कारण का एक वर्ग संक्रामक कारक और जो अधिकांश सूक्ष्म जीव होते हैं, वह रोग जिन्हें तात्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। जो सूक्ष्म जीव का होता है उसको क्या बोलते हैं? जो तात्कालिक कारक है उसको हम संक्रामक बोलते हैं। और इसका कारण यह है कि सूक्ष्म जीव समुदाय में फैल सकते हैं, और सूक्ष्म जीव क्या है? समुदाय में फैल सकता है, और इनके कारण होने वाले रोग भी इनके साथ फैल सकते हैं। और जो समुदाय में फैल रहा है तो इसके कारण जो है रोग भी फैलेगा। अब यहाँ पर लिखा गया है कि इसके विषय में सोचने के लिए कि क्या रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने पर भी सभी रोग फैल सकते हैं? ऐसे कौन से रोग हैं जो नहीं फैलते? मनुष्य में वे रोग कैसे हो जाते हैं जो रोगी के संपर्क में आने से नहीं फैलते? अब हम पढ़ेंगे दूसरी तरफ, जो कुछ रोग ऐसे होते हैं जो संक्रामक कारकों द्वारा नहीं होते। उनके कारक भिन्न होते हैं, लेकिन वे बाहरी कारक जो सूक्ष्म जीव नहीं होते वे समुदाय में फैल सकते हैं, यद्यपि ये बहुधा आंतरिक एवं असंक्रामक हैं। उदाहरण के लिए कुछ प्रकार से के कैंसर आनुवंशिक असामान्यता के कारण होते हैं। उच्च रक्तचाप का कारण अधिक वजन होना तथा व्यायाम न करना हो सकता है। आप ऐसे ही अन्य रोगों के विषय में सोच सकते हैं जो संक्रामक नहीं हैं। यहाँ पर देखिए पेप्टिक वर्ण तथा नोबेल पुरस्कार। देखिए कई वर्षों से हम यही सोचते हैं कि पेप्टिक वर्ण जो आमाशय तथा ग्रहणी में एसिडिटी संबंधित दर्द तथा रक्तस्राव करता है का कारण रहने सहने का ढंग है। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि परेशानी भरे जीवन में आमाशय में एसिड का स्राव होता है, जिसके कारण पेप्टिक वर्ण हो जाता है। 2 ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक ने पता लगाया कि बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर वायरोलिपेक्टिक वर्ण का कारण है। क्या है? बैक्टीरिया कौन है? तो हेलिकोबैक्टर, ये जो है यही पेक्टिक वर्ण का कारण है। अर्थ जो है यहाँ पर पर्थ ऑस्ट्रेलिया के रोग विज्ञानी रॉबिन वॉरेन, जन्म 1937 है इनका, ने इन छोटे छोटे वक्राकार बैक्टीरियाओं को अनेक रोगियों के आमाशय के निचले भाग में देखा। बेरी मार्सन, जन्म 1951, एक चिकित्सक ने वॉरेन की खोज में दिलचस्पी ली और उन्होंने इन स्रोतों से बैक्टीरिया का संवर्धन करने में सफलता प्राप्त की। और क्या होता है? अपने उपचार अध्ययन में मार्शल तथा वॉरेन ने पता लगाया कि रोगी के पेप्टिक वर्ण का उपचार तभी हो सकता है जब बैक्टीरियाओं को आमाशय में मार दिया जाए। मार्शल तथा वॉरेन ने के इस अद्भुत कार्य के लिए विश्व समुदाय आभारी है कि पेप्टिक वर्ण अब दीर्घकालिक एवं असहाय स्थिति वाला रोग नहीं रहा, बल्कि कुछ समय तक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक के उपचार से ठीक हो जाता है। देखिए इस खोज के लिए मार्शल एवं वॉरेन को शारीरिक क्रिया विज्ञान तथा औषधि के लिए 2005 में संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब? तो इनको शारीरिक विज्ञान तथा औषधि के लिए मार्शल और वॉरेन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अब है रोगों के फैलने के तरीके तथा उनके उपचार की विधियां तथा सामुदायिक स्तर पर उनके निवारण की विधियां विभिन्न रोगों के लिए भिन्न भिन्न होती है। यहाँ तक यह निर्भर करता है कि इनके तात्कालिक कारक संक्रामक हैं अथवा असंक्रामक। यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न है। एक प्रश्न है कि ऐसे 3 कारण लिखिए जिससे कि आप सोचते हैं कि आप बीमार तथा चिकित्सक के पास जाना चाहते हैं। यदि इनमें से एक भी लक्षण हो तो क्या आप फिर भी चिकित्सक के पास जाना चाहेंगे? क्यों अथवा क्यों नहीं? तो आप 3 कारक यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे सिर दर्द हो गया,
ठंडा लगना हो गया और खांसी होना हो गया, लगातार दस्त होना हो गया, ये कारण से आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। ऐसे अनेक लक्षण हो सकते हैं, हमें चिकित्सक के पास जाना चाहिए, क्योंकि यह जानना आवश्यक है कि ये लक्षण वास्तव में किस बीमारी के कारण हैं। उदाहरण के लिए आप सिर दर्द कई बीमारी के कारण हो सकता है, अतः रोग के लक्षण से रोग का पता नहीं चलता, इसीलिए जांच करवानी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसके लंबे समय तक रहने के कारण आप समझते हैं कि आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा तथा क्यों। देखिए, यदि आप पीलिया से ग्रस्त हैं, यदि अपने शरीर पर जू है आपके शरीर पर, यदि आप मुहासों से ग्रस्त हैं, किससे, तो यहाँ पर देखिए हु जो है वो क्या है, जू जू जो क्या है एक परजीवी है, जू जो है एक परजीवी है जो कुछ समय तक आपके सिर पर रहता है और इसका कोई दीर्घकालिक प्रभाव नहीं पड़ता। और इसी प्रकार आपका मुहासा भी है जो कुछ समय तक रहता है, वो ठीक हो जाता है। यदि आप इन दोनों रोगों से प्रभावित हों तो क्या होगा, ये कम समय है और ये आसानी से ठीक हो जाता है। लेकिन आपको पीलिया है, ये क्या है, ये पीलिया, अगर आपको पीलिया है तो क्या होगा, ये दीर्घकालिक बीमारी है, जिसमें क्या होता है, जो यकृत होता है जिसको जिगर भी बोलते हैं आप, कि कार्य अवधि जो है, कार्य विधि जो है वो उसमें क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसीलिए यदि आपको पीलिया है तो आपका स्वास्थ्य जो है बुरा प्रभाव पड़ सकता है, और इसको आप स्वास्थ्य संबंधी जो पीलिया संबंधी जो डॉक्टर हैं, जो यकृत संबंधी डॉक्टर हैं, उनसे आप मिलिए और वो बताएंगे आपको कौन बीमारी है और उसका सही इलाज क्या है। अब हम पढ़ेंगे संक्रामक रोग और संक्रामक कारक के, उसके बाद हम पढ़ेंगे संक्रामक कारक है। इसी में पहला पॉइंट है संक्रामक कारक। लिखा गया है कि आपने देखा कि सजीव जगत की संपूर्ण विविधता को कुछ ही वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। विभिन्न जीवों का वर्गीकरण कुछ समय गुणों के आधार पर करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले जीव इनमें अनेक वर्गों में अंतर्गत, उनके जो है अनेक वर्गों के अंतर्गत आते हैं। उनमें से कुछ वायरस, कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंजाई, कवक और एक कोशिकीय जंतु अथवा प्रोटोजोआ हैं। कुछ रोग बहुकोशिकीय जीवों जैसे कि अनेक प्रकार के कृमि से होते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है, कुछ वायरस होते हैं, कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंजाई, कुछ जो होता है एक कोशिकीय जंतु या अथवा प्रोटोजोआ होता है, और कुछ जो होता है क्या होता है, बहुकोशिकीय जीव होते हैं जो अनेक प्रकार के कृमि से भी होते हैं। अब देखिए, वायरस से होने वाले सामान्य रोग जैसे कौन से हैं, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं, और यहाँ से आपको लगभग जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखेंगे, वायरस से होने वाले रोग खांसी है, जुकाम है, इन्फ्लुएंजा है, डेंगू है, डेंगू बुखार तथा एड्स। ये कुछ जो रोग हैं जैसे कि टाइफाइड बुखार, हैजा, क्षय रोग, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया द्वारा होते हैं। ये जो टाइफाइड हो गया, बुखार हो गया, हैजा हो गया, क्षय रोग हो गया, एंथ्रेक्स हो गया, ये बैक्टीरिया हो गया, और वायरस हो गया खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार, एड्स, ये क्या हो जाएगा, वायरस से। और क्षय रोग कौन कौन होगा, टाइफाइड हो गया, टाइफाइड बुखार, हैजा, क्षय रोग, एंथ्रेक्स, ये सारे जो हैं बैक्टीरिया से होते हैं। दो इसमें यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखेंगे, बहुत सी सामान्य त्वचा विभिन्न प्रकार की फंजाई द्वारा होती है, और जो त्वचा रोग होता है वो किससे, फंजाई के द्वारा होता है। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग आपको मलेरिया और कालाजार नामक रोग होते हैं। किससे, जो फंजाई से त्वचा रोग होता है और प्रोटोजोआ से आपको मलेरिया और कालाजार होता है। हम आंत्र कृमि संक्रमण से परिचित हैं। इसी प्रकार पील फाँव नामक रोग भी कृमि के विभिन्न स्पीशीज द्वारा होता है। पील फाँव जो रोग होता है वो किससे होता है, तो कृमि द्वारा होता है। यह क्यों महत्वपूर्ण है कि हम संक्रामक कारकों के इन वर्गों के विषय में सोचते हैं। इसका उत्तर यह है कि ये वर्ग उपचार की विधि निर्धारित करते हैं। इन वर्गों के प्रत्येक सदस्यों के जैविक गुणों में समानता है, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया। यहाँ पर दो हैं, वायरस है और बैक्टीरिया। उदाहरण के लिए सभी वायरस परपोषी की कोशिकाओं में रहते हैं। क्या है, वायरस किस में रहता है, परपोषी की कोशिका में, लेकिन बैक्टीरिया कहाँ रहता है, बैक्टीरिया में ऐसा नहीं होता है। वायरस, बैक्टीरिया तथा फंजाई में गुणन अत्यंत तेजी से
तेज़ी से होता है, वायरस में क्या होता है, गुणन तेज़ी से होता है, जबकि तुलनात्मक रूप से कृमि और में गुणन मंद होता है, और कृमि में क्या होता है, मंद होता है गुणन। वर्गीकरण के अनुसार सभी बैक्टीरिया एक दूसरे से वायरस की अपेक्षा अधिक निकट होते हैं, और बैक्टीरिया जो है वायरस से क्या होता है, निकट होता है। ऐसा वायरस में भी होता है। इसका अर्थ है कि अनेक जैव प्रक्रियाएं सभी बैक्टीरियाओं में समान होती हैं, लेकिन वायरस वर्ग से भिन्न होता है होगी। इसके परिणाम स्वरूप औषधि जो किसी वर्ग में किसी एक जैव प्रक्रिया को रोकती है, तो यह उस वर्ग के अन्य सदस्यों पर भी इसी प्रकार का प्रभाव डालेगी। लेकिन आप देखेंगे तो वही औषधि अन्य वर्गों में संबंधित रोगाणुओं का प्रभाव नहीं डालेगी। आगे हम एंटीबायोटिक का एक उदाहरण लेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर जो कुछ रोग दिखाए गए हैं उसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए चित्र में है, पहला संक्रमित कोशिकाओं से बाहर निकलते हुए SARS जो होता है बैक्टीरिया चित्रित है, जो तीर यहाँ पर देख सकते हैं, तीर द्वारा इंगित किए गए हैं, और इसमें जो है सफ़ेद रेखा 500 नैनोमीटर माप से दर्शाती है, जो 1 माइक्रोमीटर का आधा है। 1 माइक्रोमीटर 1 मिलीमीटर के 1000वें भाग के बराबर होता है। कितना, 1 मिलीमीटर के 1000वां भाग जो होता है वो माइक्रोमीटर होता है। चित्र में दर्शाया गया है, सूक्ष्म वस्तुओं को देख सकते हैं। यह क्या है, इससे किससे लिया गया है, ये US के एक जनरल थे, उन्होंने ये बनाया है। दूसरा आपको है फाइलोकोकाई बैक्टीरिया, जो मुहासे का कारक है, ये मुहासे का कारक है। ऊपर बाएं की ओर देखा 5 माइक्रोमीटर माप को दर्शाती थी, ये देख सकते हैं 5 माइक्रोमीटर को प्रदर्शित कर रहा है। तीसरा आपको यहाँ पर देख रहे हैं जो दिखाई दे रहा है प्रोटोजोआ, जो ट्रिप्नोसोमा एक निर्दालु व्याधि का कारक है, और ट्रिप्नोसोमा को दस्तिरुनुमा लाल रक्त कोशिकाओं के साथ प्रदर्शित किया गया है, जैसे आपको उसके कारण का पता चल सके। और कॉपीराइट ये जो है ये साइंस यूनिवर्सिटी US से लिया गया है। और यहाँ पर जो है यह चित्र देख रहे हैं, लेशमानिया कालाजार व्याधि कारक प्रोटोजोआ, यह जीव अंडाकार तथा प्रत्येक में एक चाबुकनुमा संरचना होती है, विभाजित होते जीव में तीर द्वारा प्रदर्शित करता है। ये देख सकते हैं तीर द्वारा विभाजित हो रहा है, तीर द्वारा प्रदर्शित होता है। और यह पांचवा आपको दिख रहा है जो गोल कृमि है, और इसको एस्केलिस लुब्रिकाइडिस छोटी आंत में ये पाया जाता है। 4 सेंटीमीटर की स्केल की माप एक वयस्क गोल कृमि के आकार के अनुमान के लिए है ये। अब हम पढ़ेंगे आगे कि हम यहाँ पर दिया गया है कि हम एंटीबायोटिक का एक उदाहरण लेते हैं, और ये सामान्यतः बैक्टीरिया के महत्वपूर्ण जैव रासायनिक मार्ग को क्या करता है, बंद कर देता है एंटीबायोटिक। उदाहरण के लिए ये बहुत से बैक्टीरिया अपनी रक्षा के लिए कोशिका भित्ति बना लेते हैं। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति बनाने वाली प्रक्रिया को बाधित कर देती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बैक्टीरिया को कौन बाधित करता है, तो पेनिसिलिन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके परिणाम स्वरूप बैक्टीरिया कोशिका भित्ति नहीं बना सकते, और वे सरलता से मर जाते हैं। मानव की कोशिकाएं विभिन्न कोशिका भित्ति नहीं बन सकती, इसीलिए पेनिसिलिन का प्रभाव क्या होता है, हम पर नहीं होता। पेनिसिलिन ऐसे सभी बैक्टीरिया को प्रभावित करेंगे जिनमें कोशिका भित्ति बनाने की प्रक्रिया होती है। इसी प्रकार बहुत से एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को हमें स्पीसीज को प्रभावित करते हैं, ना कि केवल एक स्पीसीज को। बहुत स्पीसीज में प्रभावित होता है, एक नहीं होता है। केवल वायरस में ऐसा मार्ग नहीं होता, और यही कारण है कि कोई भी एंटीबायोटिक वायरस संक्रमण पर जो है प्रभावकारी नहीं होता है। यदि हम खांसी जुकाम से ग्रस्त हैं तो एंटीबायोटिक लेने से रोग की तीव्रता क्या होती है, अथवा उसका जो समय अवधि है कम नहीं होती है। यदि वायरस संक्रमित खांसी जुकाम के साथ बैक्टीरिया संक्रमण है तो एंटीबायोटिक का उपयोग लाभदायक होगा। जैसे ही बैक्टीरिया उसमें है तो क्या होगा, उसमें एंटीबायोटिक काम करेगा। लेकिन फिर भी एंटीबायोटिक बैक्टीरिया संक्रमण पर जो है उपयोगी पर होगा, ना कि वायरस के संक्रमण पर। यहाँ पर बैक्टीरिया पर ये होगा, ना कि वायरस। एंटीबायोटिक आप ले रहे हैं तो वायरस संक्रमण जो होगा वो किस पे उपयोगी होगा, बैक्टीरिया पे, ना कि वायरस पर, यह संक्रमण पर यह उपयोगी होगा।
ये एंटीबायोटिक के बारे में बताया गया। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्रियाकलाप में आपसे पूछा जा रहा है कि पता करने के लिए कहता है जो कितने दिन पहले कितने विद्यार्थियों को खांसी जुकाम और कितने दिनों तक रही, ये सारे एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं अथवा नहीं करते हैं। एंटीबायोटिक लिया जाता है कितने दिनों तक बीमार रहते हैं, एंटीबायोटिक नहीं लिया जाता है तो कितने दिनों तक बीमार रहते हैं, इन सारे जो हैं उत्तर आपको देने के लिए कहता है। अब है रोग फैलने के साधन क्या हैं, रोग फैलते कैसे हैं। तो देखिए संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं, बहुत से सूक्ष्मजीवीय कारक रोगी से अन्य स्वस्थ मनुष्य तक विभिन्न तरीकों से फैलते हैं, अर्थात वे संचारित हो सकते हैं, अतः इन्हें संचारी रोग भी कहते हैं। जो स्वस्थ मनुष्य है उसमें आपको सूक्ष्मजीवीय जो होता है कारक, उसके कारण जो है विभिन्न तरीक़ा से ये फैलता है और ये संचरित भी होता है, जिसके कारण आप जो है बीमार पड़ते हैं और इसको जो है आप क्या बोलते हैं, संचारी रोग भी कहते हैं। ऐसे रोगों के सूक्ष्म जीव हवा द्वारा फैलते हैं और जो ऐसा रोग होता है वो सूक्ष्म जीव किस तरह से फैलता है, तो हवा के द्वारा। ऐसा तब होता है जब रोगी मनुष्य छींकता है अथवा खांसी करता है, इसमें देखते होंगे तो पानी थोड़ा थोड़ा दिख रहे हैं, वो क्या है, जीव है, सूक्ष्म जीव है, जो आपके जैसे ही छींकते हैं तो दूसरे अगर मनुष्य हैं वहाँ पर तो उसके समय अगर कोई व्यक्ति है तो उसके स्वाद द्वारा जो है वो अंदर चला जाता है, प्रवेश कर जाता है और उसको भी खांसी जुकाम जो है होने लगता है। यही है, अथवा खांसी करता है उस समय छोटे छोटे बूंदक बाहर निकलते हैं, जब उसके समीप कोई अन्य व्यक्ति हो तो श्वास के द्वारा बूंदक उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इससे सूक्ष्म जीवों को नए संक्रमण करने का अवसर मिल जाता है और वायु द्वारा फैलने वाले रोगों के उदाहरण हैं खांसी जुकाम, निमोनिया और क्षय रोग। हम सभी ने ऐसा अनुभव किया होगा कि जब हम किसी खांसी जुकाम से ग्रस्त व्यक्ति के पास बैठते हैं तो हमें भी खांसी जुकाम हो जाती है। जहाँ पर अधिक भीड़ होगी वहाँ पर हवा द्वारा फैलने वाले रोग भी अधिक होंगे। जल द्वारा भी रोग फैलते हैं, जब संक्रमणीयता रोग तथा हैजा से ग्रसित रोगी के अवशिष्ट पेयजल में मिल जाते हैं और यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति जाने अनजाने में इस जल को पीता है तो क्या होता है, रोगाणुओं का एक नया पोषी मिल जाता है और जिससे वह भी इस रोग से ग्रसित हो जाता है। अगर वहाँ पर स्वस्थ व्यक्ति गया तो वो पानी पिया तो वह रोगग्रस्त हो जाएगा। ऐसे रोग अधिकतर साफ पेयजल न मिलने के कारण फैलते हैं। छोटी छोटी बूंदकें वायु वेग के साथ मिनटों से घंटों तक वातावरण में प्रभावित होती रहती है। ये देख सकते हैं चित्र द्वारा आपको भी दर्शाया गया है। अगर आप छींकते हैं, कोई व्यक्ति जो है छींक रहा है, छोटी छोटी बूंद जो है निकल रही है, ये क्षेत्र में फैल रहा है। ये देख सकते हैं रोशनदान है और इससे भी प्रवेश करके नीचे जा सकता है 4 मीटर तक। कुछ बूंदें जो हैं कुछ ही सेकेंड में ज़मीन पर गिर जाती है, कुछ बूंद जो है बहुत दूर तक वो गमन करती है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि वायु से बाधित रोगों का संक्रमण रोगी के पास खड़े व्यक्ति को होने की अधिक संभावना होती है। जो खराब व्यक्ति है उसको ज़्यादा होगा। अधिक भीड़ वाले एवं कम रोशनदान वाले घरों में वायु जो है प्रभावित होने की संभावना अधिक होती है। कम रोशनदान घर है वहाँ पर जो है ये ज़्यादा प्रभावित होगी। देखिए लैंगिक क्रियाओं द्वारा दो लोग शारीरिक रूप से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, लैंगिक क्रियाओं के द्वारा। अतः यह आश्चर्यजनक नहीं है कि कुछ सूक्ष्म जीवीय रोग जैसे सिफिलिस अथवा एड्स लैंगिक संपर्क के समय एक साथी से दूसरे साथी में स्थानांतरित हो जाए। यद्यपि ऐसे लैंगिक संचारी रोग सामान्य संपर्क जैसे हाथ मिलाना, गले मिलना अथवा खेलकूद जैसे कुश्ती अथवा कोई अन्य विधि जिसमें जो है हम सामाजिक रूप से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं से नहीं फैलता। अगर आप हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं तो इससे ये रोग नहीं फैलेंगे। लेकिन आप लैंगिक संपर्क में आते हैं तो एक दूसरे अगर एक व्यक्ति को है और दूसरे व्यक्ति उसके संपर्क में आता है तो उसको ये बीमारी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि एड्स लैंगिक संपर्क के अतिरिक्त रक्त स्थानांतरण द्वारा भी होता है। जैसे एड्स से ग्रसित व्यक्ति अगर कोई है तो उसका रक्त आप स्वस्थ व्यक्ति में रूपांतरित कर देंगे तो क्या होगा, वो भी जो होगा एड्स से संक्रमित हो जाएगा, वो भी बीमार पड़ जाएगा। अथवा
अगर कोई व्यक्ति है गर्भावस्था में रोगी माता से अथवा शिशु के स्तनपान द्वारा भी ये बीमारी हो जाएगा। रोगी जो हैं ब्लड से या स्तनपान अगर व्यक्ति जो है शिशु कर रहा है, तो गर्भावस्था में जो अगर उसको एड्स हो गया हो और बच्चे उसके स्तनपान कर रहे हैं, तो बच्चे को एड्स हो जाएंगे। हम ऐसे पर्यावरण में रहते हैं जिनमें हमारे अतिरिक्त अन्य जीव भी रहते हैं, इसीलिए कुछ रोग अन्य जंतुओं द्वारा भी होता है, द्वारा भी संचारित होता है। ये जंतुओं संक्रमक करने वाले कारक हैं को रोगी यहाँ पर जंतुओं के कारण जो है रोगी को अन्य रोगी से लेकर अन्य नए पोषी तक पहुँचा देते हैं। मतलब अन्य जो है जंतु है उसे भी रोग बहुत लोगों तक पहुँचता है। अतः ये मध्यस्थ का काम करते हैं, जिन्हें रोगवाहक मतलब वेक्टर कहते हैं। जो भी एक दूसरे के संपर्क में आते हैं वो आगे चलता चला जाता है और इसको मध्यस्थ करते हैं या इसको रोगवाहक भी कहते हैं। सामान्य रोगवाहक जो होता है क्या होता है, एक मच्छर लीजिए का एक उदाहरण क्या है, यहाँ पर का एक मच्छर आप उदाहरण ले सकते हैं। मच्छर की बहुत सी ऐसी स्पीसीज हैं जिन्हें अत्यधिक पोषण की आवश्यकता होती है, जिससे कि वे परिपक्व अंडे उत्पन्न कर सकें। मच्छर अनेक समतापी प्राणियों जिससे कि मनुष्य भी शामिल है, और जो समतापी होते हैं जिसमें मनुष्य भी शामिल है, पर निर्वाह करती है जो उनके मच्छर के लिए है। इस प्रकार मनुष्य जो है इस प्रकार वे एक दूसरे यहाँ पर है कि इस प्रकार वे एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में रोग को फैलाता है। एक मच्छर अगर यहाँ पर काटा फिर दूसरा जो है वहाँ पर काटा, तो एक यहाँ पर रोग है तो यहाँ पर जाकर वो फैला देगा। तो यही जो है मच्छर का काम है। यहाँ पर देख सकते हैं रोग संक्रमण कैसे कैसे होते हैं। स्वस्थ यहाँ पर देखिए संक्रमित व्यक्ति है, यहाँ पर हाथ मिलाया संपर्क, यहाँ पर देखिए किस कर रहा है, दूसरा यहाँ स्वस्थ व्यक्ति, ठीक, यहाँ पर स्वस्थ व्यक्ति रहेगा। तीसरा यहाँ पर है छींक रहा है वायु द्वारा, यहाँ पर देखिए फिर इसके आएगा तो ये स्वस्थ व्यक्ति है, यहाँ पर इसको बीमारी होगा। तीसरा यहाँ पर देखिए परोक्ष संपर्क है, चाय पानी पी रहा है इसमें। तीसरा यहाँ पर मच्छर काटा है भोजन द्वारा जो है, और यहाँ पर चौथा आपको कीट द्वारा या रेबीज के संक्रमित जो पशु हैं उसके द्वारा। तो स्वस्थ मनुष्य को ये सारे बीमारी ये संक्रमित व्यक्ति के द्वारा हो सकता है। अब है अंग विशिष्ट तथा उत्तक विशिष्ट अभिव्यक्ति। देखिए इसमें लिखा गया कि अंग विशिष्ट तथा उत्तक विशिष्ट अभिव्यक्ति में कि विभिन्न साधनों द्वारा रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश करते हैं। ठीक, विभिन्न साधनों से जो है द्वारा वो आपके शरीर में प्रवेश करते हैं, फिर ये कहाँ जाते हैं। सूक्ष्म जीव की अपेक्षा शरीर बहुत बड़ा है, जानते हैं आप, इसीलिए हमारे शरीर में बहुत से स्थान अंग उत्तक आदि हैं जहाँ सूक्ष्म जीव जा सकते हैं। क्या सभी सूक्ष्म जीव एक ही अंग अथवा उत्तक में जाते हैं अथवा वे भिन्न भिन्न स्थानों पर जाते हैं। देखिए क्या है इसका आंसर। तो सभी जो सूक्ष्म जीव होते हैं क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव के विभिन्न स्पीसीज शरीर के विभिन्न भागों में विकसित होते हैं। ऐसा चुनाव उनके शरीर के स्थान पर निर्भर करता है। यदि ये हवा से नाक द्वारा प्रवेश करें तो ये फेफड़े में जाएंगे। ऐसा बैक्टीरिया से होने वाले 6 रोग में होता है। अगर वह मुंह के द्वारा प्रवेश करे तो ये आहार नाल में जाएंगे, जिससे क्या होता है टाइफाइड रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया होंगे। और अथवा ये यकृत में जा सकते हैं। मुंह से जो है ये टाइफाइड हो सकता है या जो है आपके आहार नाल में जाएगा मुंह से। अगर आप नाक से ले रहे हैं वो सूक्ष्म जीव जा रहा है तो आपके फेफड़े में जाएगा, तो इससे आपको टीबी हो सकता है। और या अगर आप मुंह से ले रहे हैं तो कहाँ, तो यकृत या आपके आहार नाल में जाता है, अथवा ये यकृत में जाएगा और यकृत में गया तो आपको हेपेटाइटिस बैक्टीरिया जो कि पीलिया का कारण होता है, ये बीमारी हो सकता है। लेकिन सदैव ऐसा नहीं होता है। HIV वायरस जो लैंगिक अंगों द्वारा शरीर में प्रवेश करता है लसिका ग्रंथियों में फैलता है। ये कहाँ पे, लसिका ग्रंथि में क्वेश्चन पूछा गया है। मलेरिया उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव जो मच्छर के काटने से शरीर में प्रवेश करते हैं वह यकृत में जाते हैं, उसके बाद लाल रुधिर कोशिकाओं में आते हैं। इसी प्रकार जापानी मस्तिष्क ज्वर जो होता है वो क्या होता है, उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है, वायरस भी जो होता
होता है वायरस भी मच्छर के काटने से होता है। जो मस्तिष्क ज्वर आपको हो रहा है वो भी मच्छर के काटने से ही होता है। ये आपके शरीर में पहुंचता है, लेकिन यह मस्तिष्क के संक्रमित करता है और यह जो है मस्तिष्क को संक्रमित करता है। जिस ऊतक अथवा अंग पर सूक्ष्मजीव आक्रामक करता है, रोग के लक्षण का चिन्ह तथा चिन्ह उसी पर निर्भर करता है। जहाँ पर वो आक्रमण कर रहा है वहीं पर जो है उसका लक्षण आपको दिखाई देता है। यदि फेफड़े का पर आक्रमण होता है तब लक्षण जो है खांसी तथा कम सांस आना होगा। यदि यकृत पर वो आक्रमण करता है तो ये पीलिया होगा। यदि मस्तिष्क पर आक्रमण करता है तो सिर दर्द, उल्टी आना, चक्कर आना, बेहोशी आना ये होगा। और यदि हम यह जानते हों कि कौन कौन से ऊतक अथवा अंग का आक्रमण हुआ है और उनके जो हैं क्या कार्य हैं, तो संक्रमण के चिन्ह तथा लक्षण का अनुमान लगा सकते हैं। संक्रामक जो होता है, संक्रामक रोगों के ऊतक विशिष्ट प्रकार के अतिरिक्त उनके अन्य सामान्य प्रभाव भी होते हैं। अधिकांश सामान्य प्रभाव इस पर निर्भर करते हैं कि संक्रामक से उस शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र विकसित हो जाए। एक सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित ऊतक के चारों ओर रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए अनेक विष कोशिकाएं बना देते हैं। नई कोशिकाओं के बनने के प्रक्रम को शोथ कहते हैं और जो नया कोशिका बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? शोथ बोलते हैं। इस प्रक्रम के अंतर्गत स्थानीय प्रभाव जैसे फूलना तथा दर्द होना और सामान्य प्रभाव जैसे बुखार। आगे है कुछ मामलों में संक्रमक के विशिष्ट ऊतक अति सामान्य प्रभाव को लक्षित करते हैं। उदाहरण के लिए HIV संक्रमक में वायरस प्रतिरक्षा तंत्र में जाते हैं। कहाँ पर? प्रतिरक्षा तंत्र में, और उसके कार्य को क्या करता है? नष्ट कर देता है। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस प्रकार HIV एड्स से बहुत से प्रभाव इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा शरीर क्या होता है, प्रतिदिन होने वाले छोटे संक्रमणों का मुकाबला नहीं, प्रतिरक्षा जो है वो क्या करता है, उसको प्रभावित करता है, और जो छोटा मोटा जो संक्रमक होता है उसको मुकाबला नहीं कर पाता है, और इससे आपका शरीर क्या होता है, दुबला पतला होने लगता है। आपका शरीर जो है जो अंग तंत्र है वो काम नहीं करता है। देखिए पहले क्या है लक्षण, तो पहले जो हल्के खांसी जुकाम से भी निमोनिया हो सकता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले आप पढ़ेंगे कि हल्के जुकाम और खांसी से आपको निमोनिया हो जाता है। इसी प्रकार आहार नाल के संक्रमण से रुधिर युक्त प्रवाहिका हो सकता है। अंततः ये अन्य जो है संक्रमक ही HIV एड्स के रोगी की मृत्यु के कारण बनते हैं, और यह जो है आपके मृत्यु का कारण बन सकता है। आपका जो है रुधिर युक्त प्रवाहिका हो सकता है, आपका जो है आपको निमोनिया हो सकता है, अनेक बीमारी आपको हो जाएंगे, और यह जो है कारण आपके मृत्यु का हो सकता है। हमें यह भी स्मरण रखना आवश्यक है कि रोग की तीव्रता भी अभिव्यक्ति शरीर में स्थित सूक्ष्म जीवों की संख्या पर निर्भर करती है। यदि सूक्ष्म जीव की संख्या बहुत कम है तो रोग की अभिव्यक्ति भी कम होगी। यदि उसी सूक्ष्म जीव की संख्या अधिक होगी तो रोग की अभिव्यक्ति इतनी तीव्र होगी कि जीवन को भी खतरा हो सकता है। प्रतिरक्षा तंत्र एक प्रमुख कारक है जो शरीर में जीवित सूक्ष्म जीवों की संख्या को निर्धारित करता है। इस विषय में हम इस अध्याय के अंत में पढ़ेंगे। देखिए आगे है उपचार के नियम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या है, तो जब हम बीमार हो जाते हैं तो आपके कुटुंब के सदस्य क्या करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आप कुछ समय सोने के बाद अच्छा क्यों अनुभव करते हैं? उपचार में दवाई का उपयोग कब करते हैं? देखिए अब तक के ज्ञान के आधार पर ऐसा लगता है कि संक्रामक रोग के उपचार के 2 उपाय हैं। एक क्या है, तो एक तो यह है कि रोग के प्रभाव को कम कर दें, और दूसरा रोग के कारण को समाप्त कर दें। पहले उपाय के लिए हम ऐसा उपचार करते हैं जिससे कि लक्षण जो होता है कम हो जाए और सिम्टम जो है वो कम हो जाते हैं, और अंततः जो होता है लक्षण क्या होता है, लक्षण प्रायः शोथ के कारण होते हैं।
इन्फ्लामेशन के कारण होता है। उदाहरण के लिए अगर हम बुखार, दर्द और दस्त को कम करने के लिए दवाई का उपयोग करते हैं तो हम आराम कर ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को क्या करता है, सहायता करता है स्वस्थ होने के लिए। लेकिन इस प्रकार के लक्षण जो है आधारित उपचार स्वयं में संक्रामक सूक्ष्म जीवों को समाप्त नहीं करेंगे और रोग ठीक नहीं होंगे। इसके लिए हमें सूक्ष्म जीवों को मारना ही उसको हमको पड़ेगा। आगे है कि हम सूक्ष्म जीवों को कैसे मारते हैं। सूक्ष्म जीवों को मारने की एक विधि है औषधियों का उपयोग करना। हम पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि सूक्ष्म जीव विभिन्न वर्गों में आते हैं। ये हैं कौन कौन से, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। ये जो है विभिन्न वर्ग से आपके सूक्ष्म जीव प्रवेश करते हैं आपके शरीर में। जीवों के प्रत्येक वर्ग में कुछ आवश्यक जैव रासायनिक जैव प्रक्रियाएं होगी जो इस वर्ग के लिए विशिष्ट होगी और अन्य वर्गों के लिए नहीं होगी। ये प्रक्रियाएं एक पदार्थ जो है नए पदार्थ बनाने के लिए विभिन्न चरण अथवा श्वसन हो सकता है। ये जो है विभिन्न चरण आपका जो है नए पदार्थ जो है विभिन्न चरण अथवा श्वसन हो सकते हैं ये नई प्रक्रियाएं में, और इन मार्गों का उपयोग हम नहीं करते। उदाहरण के लिए हमारी कोशिकाएं ऐसे प्रक्रम से नए पदार्थों बना सकती हैं जो बैक्टीरिया के प्रक्रम से भिन्न हो। हमें ऐसी औषधि का उपयोग करना है जो हमारे शरीर को प्रभावित किए बिना किसी बैक्टीरिया के संश्लेषी मार्ग को रोक सके। ऐसा एंटीबायोटिक से संभव है। इसको क्या करेंगे, बैक्टीरिया को रोकने के लिए एंटीबायोटिक हम लेंगे। इसी प्रकार कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जो मलेरिया के परजीवी प्रोटोजोआ को मारती है। देखिए, एंटीवायरल औषधि का बनाना एंटीबैक्टीरियल औषधि के बनाने की अपेक्षा कठिन है। इसका कारण है कि जो बैक्टीरिया में अपनी जैव रासायनिक जो प्रणाली होती है, जबकि वायरस में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है। और वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग करते हैं। अपना जो है वो काम कैसे करेंगे, आप ही के जो मशीन है उसी के द्वारा वो अपना काम, मशीनरी का काम करते हैं आपकी प्रक्रियाओं के द्वारा। इसका अर्थ है कि आक्रमण करने के लिए अपेक्षाकृत कम वायरस विशिष्ट लक्ष्य होते हैं। इन सीमाओं के बावजूद हम जो है अब प्रभावशाली एंटीवायरल औषधियाँ भी उपलब्ध है। उदाहरण के लिए HIV संक्रमण को नियंत्रित करने की औषधि, उसके लिए भी औषधि बनाई गई है। अब निवारण के सिद्धांत के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा कि किसी व्यक्ति में कोई रोग है तो संक्रामक से कैसे छुटकारा मिल सकता है। संक्रामक रोगों से छुटकारा पाने के 3 सीमाएं या कठिनाई हैं। पहला क्या है, पहला यह है कि यदि कोई एक बार बीमार हो जाए तो उनके सारे कार्यों को बहुत हानि होती है और वे फिर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होते। दूसरी कारण यह है कि उपचार में लंबा समय लग सकता है, अर्थात सही उपचार होने पर भी रोगी को बिस्तर पर लंबे समय तक आराम करना पड़ सकता है। तीसरा कारण हो सकता है यह संक्रमित होगी अन्य व्यक्तियों में रोग को फैलाने का स्रोत बन जाए। इससे उपरोक्त कठिनाइयां भी और बढ़ जाएगी। इसीलिए रोगों का निवारण उपचार जो है अच्छा से होना चाहिए। रोगों का निवारण उपचार से अच्छा है। आगे है कि हम रोगों का निवारण कैसे कर सकते हैं। की 2 विधियां हैं। एक विधि है कि सामान्य तथा दूसरा जो है विशिष्ट। संक्रमण से बचने की सामान्य विधि रोगी से दूर रहे। इससे हम संक्रामक सूक्ष्म जीवों से बचाव कर सकते हैं। यदि हम उनके फैलने की विधियों को जानते हैं तो हमें बहुत सुगमता होगी। देखिए, बातोड़ वायु द्वारा जो फैलता है और सूक्ष्म जीवों से बचाव के लिए हम खुले स्थानों में रहें और भीड़ भरे स्थानों पर ना जाएं। जल द्वारा जो फैलता है, सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए हम साफ पानी पिएं। इसके लिए जो है आप पानी में स्थित सूक्ष्म जीवों के मारने के उपाय कर सकते हैं। रोग वाहक सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए हमें साफ पर्यावरण में रहना चाहिए। ऐसे वातावरण में मच्छर उत्पन्न नहीं होते, अर्थात संक्रामक रोगों से बचने के लिए स्वच्छता आवश्यक है। अगला है कि पर्यावरण से संबंधित विषयों के अतिरिक्त संक्रामक रोगों से बचने के लिए और भी अन्य सामान्य नियम हैं। नियमों की बात करने से पहले हम एक प्रश्न पूछते हैं जिसकी आप
जिसकी ओर अभी तक ध्यान नहीं गया। प्रायः हम क्या देखते हैं, प्रायः हम प्रतिदिन संक्रामक से गुजरते हैं। यदि कक्षा में कोई विद्यार्थी खांसी जुकाम से पीड़ित है तो ऐसा संभव है कि उसके आसपास के विद्यार्थी भी संक्रमित हो सक जाएंगे, लेकिन हम सभी वास्तव में रोग से पीड़ित नहीं होते। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि उनसे हम क्या बोलते हैं, आप जो छींक रहे हैं तो आप क्या करेंगे, कपड़े का उपयोग करेंगे, रुमाल का उपयोग करेंगे, जिससे क्या होगा, वो संक्रमण नहीं फैलेगा। ये आप कह सकते हैं। और यहाँ पर आपको कुछ और बताया गया है कि इसका कारण जो है हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा जो होती है वो क्या होती है, काम करता है, वो रोगाणु से लड़ता है और उसे क्या करता है, उसको मार देता है। तब ये शरीर में आपकी जो आपके द्वारा जो उसका सांस जो है लिया गया है उसकी रक्षा हो जाती है। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है कि इसका कारण है कि हमारे शरीर में स्थित प्रतिरक्षा तंत्र जो रोगाणुओं से लड़ता रहता है। हमारे शरीर में विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं जो रोगाणुओं के क्या करती है, मार देती है। हमारे शरीर में जैसे कि कोई संक्रामक रोगाणु आता है तो ये कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है। यदि ये उन्हें मार देती है तो हमें रोग नहीं होगा, यदि नहीं मारता है तो क्या होता है, रोग हो जाता है। प्रतिरक्षी कोशिकाएं संक्रमक को फैलने से पहले ही समाप्त कर देती है। जैसा कि हमने पहले देखा कि यदि रोगाणुओं की संख्या नियंत्रित हो जाती है तो रोग की अभिव्यक्ति जो है बहुत कम होगी। अर्थात संक्रामक रोगाणुओं से संक्रमित होने का अर्थ यह नहीं है कि हमें कोई विशेष बीमारी होगी। आगे है गंभीर संक्रामक रोग प्रतिरक्षा तंत्र की असफलता को इंगित करता है। प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर में स्थित अन्य तंत्रों की तरह सफल नहीं होगा यदि हमें पर्याप्त भोजन तथा पोषण प्राप्त न हो। इसीलिए संक्रामक रोगों से बचने के लिए दूसरी मूल आवश्यकता है उचित मात्रा में सबके लिए भोजन की उपलब्धता। देखिए निष्कर्ष क्रियाकलाप में भी दिया गया है कि परीक्षण के लिए आपके परिवार का रहन सहन कैसा है, आपके परिवार में जो रह रहे हैं अमीर हैं गरीब हैं और उनकी जो है आयु 5 वर्ष से कम है या ज़्यादा है, उसको ग्राफ करके आप लिख सकते हैं, उसके अंतर निकाल सकते हैं। गरीब और अमीर के जो अंतर होते हैं वो कैसे जगह में रहते हैं और गरीब कैसे जगह में रहते हैं, इसके अंतर को आप बता सकते हैं। आगे लिखा गया है कि ये संक्रमण से बचने की सामान्य विधियां हैं। विशिष्ट विधियां क्या हैं, ये प्रतिरक्षा तंत्र के विशिष्ट गुणों से संबंधित है जो प्रायः रोगाणु से लड़ते रहते हैं। इसे समझने के लिए एक उदाहरण हम लेंगे। इन दिनों जो है सारे विश्व में चेचक नहीं है। इन दिनों क्या है, सारे विश्व में चेचक नहीं है, लेकिन 100 वर्ष पहले चेचक महामारी बहुत होती थी। ऐसी स्थिति में लोग जो है रोगी के पास आने से डरते थे क्योंकि उन्हें डर होता था कि उन्हें चेचक ना हो जाए, उन्हें भी चेचक ना हो जाए। लेकिन एक ऐसा भी वर्ग था जो चेचक से नहीं डरता था। यह वर्ग चेचक के रोगी की सेवा करता था। यह वह वर्ग था जिन्हें बहुत भयानक चेचक हुआ था लेकिन फिर भी जीवित रहे, लेकिन उनके शरीर पर चेचक के बहुत से दाग थे। अर्थात यदि आपको एक बार चेचक हो जाए तो आपको चेचक रोग पुनः होने की संभावना नहीं होती। इसलिए एक बार रोग जो है होने पर उसी रोग से बचने का एक विधि है। ऐसा इसलिए होता है कि जब रोगाणु प्रतिरक्षा तंत्र पर पहली बार आक्रमण करते हैं तो प्रतिरक्षा तंत्र रोगाणु के प्रतिक्रिया करता है और फिर उसका जो है विशिष्ट रूप से स्मरण कर लेता है। एक बार जो है इस प्रकार जब वही रोगी या उससे मिलता जुलता रोगाणु उसके संपर्क में आता है तो क्या करता है, वह पूरी तरह से उसे नष्ट कर देता है। इससे पहले संक्रमण की अपेक्षा दूसरा संक्रमण शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। यह प्रतिरक्षा करण के नियम का आधार है। अब हम कह सकते हैं कि टीकाकरण का सामान्य नियम यह है कि शरीर में विशिष्ट संक्रमण प्रविष्ट कराकर प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बना सकते हैं। वह उन रोगाणुओं की नकल करता है जो टीके के द्वारा शरीर में पहुंचते हैं। यह वास्तव में रोग नहीं करते, लेकिन यह वास्तव में रोग करने वाले रोगाणु को उसके बाद रोग करने से रोकता है। अब देखिए हम प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ेंगे तो क्या है, परंपरा के अनुसार भारतीय तथा चीनी चिकित्सक या यंत्र तंत्र में कभी कभी जानबूझकर चेचक से पीड़ित व्यक्ति तथा स्वस्थ व्यक्ति की त्वचा को आपस में रगड़ते थे। उन्हें इससे ऐसी आशा थी कि इसके कारण जो है
इसके कारण से चेचक के मंद रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर देंगे। 100 वर्ष पूर्व एक इंग्लिश चिकित्सक जिसका नाम एडवर्ड जेनर था ने पता लगाया कि ग्वाले जिन्हें गो चेचक हुई है उन्हें महामारी के समय भी चेचक नहीं हुई। गो चेचक मंद रोग है। जेनर ने जानबूझकर रोगों को गो चेचक दिया, जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है, और इससे उन्होंने पाया कि अब वे लोग चेचक के प्रतिरोधी हैं। इसका कारण यह है कि चेचक का बैक्टीरिया गौ चेचक के वायरस का निकट संबंधी है। लैटिन में काव मतलब गाय का अर्थ है वाक्का तथा काउपॉक्स मतलब गौ चेचक अर्थात वैक्सीनिया। इसका आधार पर जो इसके इस आधार पर वैक्सीन अर्थात टीका का शब्द आया, जिसका आज तक जो है उपयोग होता है। इसका जो है इसी के आधार पर वैक्सीन मतलब इसी वैक्सीनिया के ही आधार पर वैक्सीन आया, जिसको आप टीका बोलते हैं। इसका आज भी उपयोग आप करते हैं। टीका का उपयोग वैक्सीन का किससे बनता है? वैक्सीनिया से। कैसे बनता है? तो काव, जिसका लैटिन शब्द काव मतलब गाय, और वाक्का मतलब क्या होता है? चेचक मतलब काव पॉक्स मतलब वाक्का पॉक्स। इसे बन गया क्या? तो तथा इसको करते हैं गौ चेचक काव पॉक्स, अर्थात इसको आप कह सकते हैं अर्थ में वैक्सीनिया। और वैक्सीनिया इसी के आधार पर क्या बनता है? वैक्सीन, और जिसको आप टीका भी कहते हैं। देखिए ऐसे बहुत से टीके आजकल उपलब्ध हैं जो संक्रामक रोग का निवारण करते हैं और रोग निवारण का विशिष्ट साधन प्रदान करते हैं। टेटनस, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, चेचक, पोलियो आदि के टीके उपलब्ध हैं। यह बच्चों के संक्रामक रोगों से रक्षा करने के लिए सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम है। अब आगे है कि ऐसे कार्यक्रम तभी सफल होते हैं जबकि ऐसे स्वास्थ्य सुविधाएं सभी बच्चों को प्राप्त हो। क्या आप इसका कारण सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों होना चाहिए? देखिए, हेपेटाइटिस के कुछ वायरस जिससे पीलिया होता है पानी द्वारा संचारित होता है। हेपेटाइटिस ए के लिए टीका उपलब्ध है, लेकिन देश के अधिकांश भागों में जब बच्चे की आयु 5 वर्ष हो जाती है तब तक हेपेटाइटिस ए के प्रति प्रतिरक्षा हो चुका होता है। इसका कारण यह है कि वह पानी के द्वारा वायरस के प्रभाव में आ चुका है। इन परिस्थितियों में क्या वह टीका लगवाएंगे? यहाँ पर देखिए दिया गया है कि संक्रमित कुत्तों से बचने के लिए जो है आप बचेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर संक्रमित कुत्ता आपको काटता है तो रेबीज वायरस फैलता है और मनुष्य द्वारा जंतु दोनों के प्रति रेबीज टीके उपलब्ध हैं। मनुष्य के जो हैं उसके लिए रेबीज टीका उपलब्ध है और आप इसको अगर काट रहा है तो रेबीज टीका जो है प्रशासन के द्वारा आप इसको लगवा सकते हैं, उसको फैलने से रोक सकते हैं। बहुत बार पूछा गया कुत्ते के काटने से कौन रोग होता है? तो रेबीज होता है। यहाँ पर कुछ प्रश्न है उसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम आपने क्या सीखा जो है उसको पढ़ेंगे और इससे के साथ आपका चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि जब आप बीमार होते हैं तो आपको सुपाच्य तथा पोषण युक्त भोजन करने का परामर्श क्यों दिया जाता है? क्योंकि बैक्टीरिया जो भी आपके स्वस्थ होने के लिए क्या है आपके स्वस्थ होने के लिए आपको क्या चाहिए? पोषण आहार जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। आपका पर्यावरण ज़रूरी है। आपको जो है स्वस्थ रहने के लिए आपका पाचन तंत्र जो है मजबूत होना चाहिए। आपको भूख अगर कम लग रहा है, आपको जो है अगर कोई प्रकार की जो सुपाच्य भोजन है वो नहीं पच रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? उसके लड़ने के लिए आपको पोषण युक्त भोजन चाहिए जो आपको कमज़ोर पड़ने से क्या करता है? बचाता है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। पोषण युक्त जो आप मिनरल लेते हैं, जो विटामिन लेते हैं, ये क्या करता है? आपके जो भी क्षतिपूर्ति हो रही है, जो भी कोई भी काम नहीं कर रहा है आपका जो अंग है, उसको क्या करता है? उसका क्षतिपूर्ति करता है, हमें ऊर्जा देता है, टूटे फूटे हुए ऊतकों का मरम्मत करता है। ये सारे जो हैं पोषण युक्त भोजन की आवश्यकता हमें होती है इसके कारण। दूसरा है कि संक्रामक रोग फैलने की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं? तो बहुत सारे विधियां हैं। पहला कि कई रोग जो है हवा के माध्यम से फैलता है, जैसे कि आपको
क्षय रोग, टीबी हो गया, खांसी जुकाम हो गया, ये क्या है, बैक्टीरिया हैं और वायरस भी हैं। तो ये सारे जो हैं हवा के द्वारा जो व्यक्ति में, स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है। दूसरा कारण आप अप्रत्यक्ष संपर्क से आते हैं, जैसे कि बिस्तर, खाने पीने, बर्तन, कपड़े आदि के संपर्क से भी हो सकता है। तीसरा कारण आपका जो हो सकता है कि प्रत्यक्ष संपर्क से भी हो सकता है, जो लैंगिक क्रियाओं के द्वारा फैलता है, जैसे कि एड्स हो गया, सिफिलिस हो गया। ये सामान्य जो संपर्क होता है, जैसे सिफिलिस हाथ मिलाने से, खेल कूद, कुश्ती आदि से ये फैलते हैं। तीसरा चौथा कारण आप ले सकते हैं, दूषित भोजन आप कर रहे हैं, दूषित पानी पी रहे हैं, इससे आपको कोलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ये सब हो सकते हैं। मच्छर काटने से भी आपको बीमारी, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ये सारे हो सकते हैं। तीसरा आपका क्वेश्चन है कि संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए आपके विद्यालय में कौन कौन सी सावधानियां आवश्यक हैं। देखिए, अगर आपके विद्यालय में आप हैं तो आप क्या करेंगे, तो आपके विद्यालय में आप रोकने के लिए साफ पेयजल का उपलब्ध करेंगे। टिफ़िन जो आप खा रहे हैं उससे पहले आप हाथ अच्छे से धोएंगे। आपके आसपास जो आपके विद्यालय में है उसको परिसर को साफ रखेंगे। आपका जो अगर कोई बीमार हो तो घर में उसको आराम करने की सलाह देंगे बीमारी, और उसको कहेंगे अगर टीका लगवाएंगे। छात्रों को विभिन्न संक्रमण जो फैलने के लिए हम कहेंगे पहले हाथ धोने के लिए खाने से पहले। और अगर जो उसको संक्रामक रोग अगर फैल गया है, जैसे कि कोलेरा हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, आदि जो बीमारी हो रही है, तो उसके लिए उसको हम सचेत करेंगे। उसके लिए हम उसको क्या करेंगे, तो बीमारी के लक्षणों का पता लगाने के लिए डॉक्टर के पास भेजेंगे। और हम जो है विद्यालय के आसपास जो जल जमा होता है उसको रोकेंगे। संतुलित और पौष्टिक आहार जो है लेने के लिए उसको प्रेरणा देंगे बच्चों को। आगे है कि प्रतिरक्षाकरण क्या है। प्रतिरक्षाकरण क्या है, जब हमारा शरीर क्या होता है, किसी रोग के विरुद्ध टीकाकरण जो प्रतिरक्षा होता है, टीकाकरण द्वारा प्रतिरक्षा प्राप्त कर लेता है, तो इस प्रक्रिया को क्या करते हैं, प्रतिरक्षाकरण करते हैं। प्रतिरक्षा क्या होता है, पौष्टिक आहार से भी प्राप्त की जा सकती है। टीका से उसको अगर कोई शरीर बीमार हो रहा है, कोई व्यक्ति बीमार हो रहा है, तो प्रतिरक्षा उसको देते हैं, उसको मारने के लिए, ताकि जो बीमारी बैक्टीरिया आ रहा है तो उसको हम रोक सकें। तो उसको रोकने के लिए प्रतिरक्षाकरण जो है किया जाता है, टीकाकरण जो है किया जाता है। पाँचवा क्वेश्चन है, आपके पास में स्थित स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण के कौन से कार्यक्रम उपलब्ध हैं, और आपके क्षेत्र में कौन कौन से स्वास्थ्य संबंधी मुख्य समस्याएं। जैसे कि आपने अभी तत्काल में देखा कि जो कोरोना है उसके लिए हर जो है ब्लॉक में, हर जो है डिस्ट्रिक्ट में जगह जगह पर कैंप लगाकर स्वास्थ्य संबंधी जो टीकाकरण जो कोरोना का था उसको दिया गया। और अभी भी सरकारी अस्पताल में और बहुत से जगह पे जहाँ पर जिसको डोज नहीं मिला है वो डोज दिया जा रहा है। तो ये सारे स्वास्थ्य केंद्र में जो है, सदर अस्पताल हो गया, और यहाँ पर क्या बोलते हैं, ब्लॉक में हो गया, ब्लॉक अस्पताल हो गया, इस यहाँ पे आगे है कि और बहुत सारे टीकाकरण जो दिए जाते हैं, जैसे कि पोलियो, बीसीजी जन्म के तुरंत बाद जो है दिया जाता है। टीपीजी जो जिसको आप डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टेटनस कहते हैं, ये जो है 6 सप्ताह से 9 सप्ताह तक दिया जाता है। बूस्टर डोज जो कि चेचक, हेपेटाइटिस ए, बी आदि के लिए 9 से 19 माह तक दिया जाता है। और HNI की जांच जो है, HN मतलब स्कैनिंग प्रोग्राम, झुग्गी झोपड़ियों वाले जो इलाके हैं, स्लम एरिया जो हैं, वो आज भी पोलियो के आप शिकार उसको देखते हैं, जो कि मुख्य समस्या है। इसके अलावा आप मलेरिया, रेबीज आदि की समस्या देख सकते हैं, उसका भी टीकाकरण आपके स्वास्थ्य केंद्रों में दिया जाता है। देखिए आपने क्या सीखा, तो स्वास्थ्य व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जीवन की क्या है, एक समग्र समन्वित अवस्था है। और किसी का स्वास्थ्य उसके भौतिक, पर्यावरण और आर्थिक अवस्था पर निर्भर करता है, और रोग की अवधि के आधार पर उसे तीव्र या दीर्घकालीन वर्गों में विभाजित किया जाता है। 2 वर्गों में रोग के कारक संक्रामक अथवा असंक्रामक हो सकते हैं। संक्रामक कारक जीवों के विभिन्न वर्गों से हो सकते हैं। ये एक कोशिकीय, सूक्ष्मजीव तथा अथवा बहुकोशिकीय हो सकते हैं। रोग का उपचार उसके कारक रोगाणु के वर्ग के आधार पर किया जा सकता है। संक्रामक कारक वायु, जल, शारीरिक संपर्क अथवा रोगवाहक द्वारा फैलते हैं। रोगों का निवारण सफल उपचार की अपेक्षा अच्छा है। संक्रामक रोगों का निवारण जन स्वास्थ्य स्वच्छता विधियों द्वारा किया जा सकता है, जिससे संक्रामक कारक जो है कम हो जाते हैं।
तीसरा है टीकाकरण द्वारा संक्रामक रोगों का निवारण किया जा सकता है और संक्रामक रोगों के निवारण को प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक है कि सार्वजनिक स्वच्छता तथा टीकाकरण की सुविधा सभी को उपलब्ध हो। तो आपका चैप्टर जो है यहीं पर समाप्त होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ, फंगी इत्यादि के बारे में पूछा जाता है, फफूंद के बारे में पूछा जाता है। तो बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जो स्वास्थ्य संबंधी हैं। तो आप यहाँ से क्वेश्चन बना लेंगे और आपको यह चैप्टर कैसा लगा बताएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।